अस्सलाम वालेकुम जी। यूएसए का पेपर 4 आखिरी पेपर, इस पे बात करते हैं। और यूं ये हमारे फिर आज लगभग 28 क्वेश्चंस जो हैं वो यूएसए के भी हो जाएंगे। पहला तो सवाल वो पूछता है जी, राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका फॉर इक्वल सिविल राइट्स। तो जनाब सिविल राइट्स मूवमेंट की आपने डिटेल बतानी। पहले तो आप एक इंट्रो जो है वो बता दें कि ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, वोटिंग राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, सिविल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारे पास कोई टावरिंग एग्जांपल है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की ही है, और जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। और उसमें जो सबसे बड़ी, वैसे तो स्पेनिश या हिस्पैनिक जिनको कहते हैं हम, उनकी भी मूवमेंट्स है। चिकाना पीपल की भी मूवमेंट है यूएस में। इस तरह और बहुत से ग्रुप्स की। लेकिन जो सबसे बड़ा कह लेंगे जो सिंबल बना है सिविल राइट्स का, वो जनाब ब्लैक्स की मूवमेंट ही बनी है एज अ सिंबल, बड़ा सिंबल जो है जिसको आप कह सकते हैं। तो जनाब ये सिविल राइट मूवमेंट कॉजेज क्या है जी, क्यों सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो जो 1960s की सिविल राइट्स मूवमेंट है वो क्यों शुरू हुई, कॉजेज। तो आप बता देंगे 1896 का जो फेमस जिम क्रो लॉज हैं, सेपरेट बट इक्वल के लॉज जो सारी जगह पे अप्लाई होते थे। आप बता देंगे प्रोग्रेसिव मूवमेंट में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन ब्लैक्स के लिए उसमें कुछ नहीं था। आप बता देंगे कि जो एफर्ट्स हैं डुबॉइस की, डुबॉइस फर्स्ट पीएचडी, ब्लैक पीएचडी, उसकी नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, उसकी एफर्ट्स। सो एक स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें जो है मोमेंटम तो नजर आता है, लेकिन कुछ फिर इमीडिएट फैक्टर्स हैं। इमीडिएट फैक्टर्स में दो बड़े सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, एक बोर्ड ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है रोसा पार्क केस। इनकी डिटेल्स आप बता देंगे। फिर उसके बाद आप सिविल राइट्स मूवमेंट प्रॉपर के जनाब कैसे शुरू हुई है जी, सारी डिटेल मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। फिर उसके बाद सिट इन मूवमेंट, फिर जेल नॉट बेल, फिर मार्च टू वॉशिंगटन, सारी उसकी जो सेलिएंट एस्पेक्ट्स हैं वो बता देंगे आप। और इसके नतीजे में फिर जो आउटकम हुई, तो आउटकम जनरली यही समझा जाता है कि 1965 में वोटिंग राइट्स मिल गए जी ब्लैक्स को एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मामला यहां तक खत्म नहीं होता। 1968 में फिर हाउसिंग राइट्स भी मिल गए इनको। समझ आ रही है? और इसके बाद फिर 68 से 72 तक देयर आर सीरीज ऑफ बिल्स पास्ड इन फेवर ऑफ ब्लैक पॉपुलेशन। सो ये कहानी सारी आपने उसको बता देंगे सिविल राइट्स मूवमेंट की। इसी का इस सिविल राइट्स मूवमेंट का इम्पैक्ट है कि दुनिया में फिर वुमेन राइट्स का आइडिया भी इनिशिएट हो गया। बाकी और भी फार्मर्स के राइट्स जी, वर्कर्स के राइट्स जी, एसोसिएशन दोबारा रीबर्थ होगी उनकी, स्टूडेंट राइट्स भी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी, डिमॉन्स्ट्रेशन 60s के। तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट ने अक्रॉस द ग्लोब एक जो है ना जी प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है उसको लॉन्च कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आगे वहां से पूछ लेता जनाब के रेगन एंड क्लिंटन, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी एक पे भी पूछ सकता है, दोनों पे पूछ सकता है। रेगन और क्लिंटन ही क्यों? जिस तरह इनकी डेमोक्रेसी में जेफरसन एंड जैक्सन का है ना जी, डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन किया जाता है। और इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में मनरो एंड ट्रूमैन एंड विड्रो विल्सन का आपस में कंपैरिजन किया जाता है।
क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट बात करते थे। उसी तरह इकोनॉमी में जनाब रेगन एंड क्लिंटन, इनका कंपैरिजन किया जाता है। ये दो इंडिविजुअल नहीं है जी, ये दो पूरी थॉट्स हैं, टू थॉट्स। रेगन का आप बता देंगे उसकी कंडीशंस क्या थी उसके दौर की। 1970s में बहुत ज्यादा यूएस गवर्नमेंट जो है उसके एक्सपेंडिचर, लोगों पर जो पैसा खर्च करना ज्यादा हो गए थे, और इसका ख्याल था कि नहीं, रियासत तो बस रेगुलेट करे, टैक्स लो करे, इंडस्ट्री को बढ़ाए, इंडस्ट्री को टैक्स में बहुत छूट दे, मिनिमम टैक्स ले, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा बचेगा, वो आगे रोजगार के और मौके निकलेंगे। सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं, जो रियासत पे बर्डन है वो रियासत कम करे, जिसमें फूड प्रोवाइड करनी, मेडिसिन प्रोवाइड करनी, इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी, रियासत जो है वो इन चीजों को से पीछे हटे। और लोगों को जो है वो बिजनेस फैलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग उस पैसे से फिर अपना मीट करें अपनी कंडीशंस को। सो ये एक न्यो कंजर्वेटिव मॉडल था कि जिसमें रियासत, स्टेट, उसका रोल कम होगा। हाँ, रियासत इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करेगी जिसमें लोगों के लिए फायदा हो। तो इसने पेंशन्स भी जो है वो लो डाउन कर दी, ठीक है जी, स्टाइपेंड्स भी जो हैं वो लो डाउन कर दिए। सो आम आदमी को इससे नुकसान तो हुआ, लेकिन ओवरऑल जीडीपी आपकी जो है वो बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू हो गई। टैक्स कम किया, पैसे बचे, जो पैसे बचे इंडस्ट्रीज ने लगाए, इंडस्ट्री बनी। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए। तो क्लाइमेट का बड़ा इफेक्ट हुआ जी। यूनाइटेड स्टेट्स का जितना भी क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन है ना जी ग्लोबल वार्मिंग में, वो ज्यादा 1980s में लगी हुई फैक्ट्रियों से ही है। तो ये बड़ा इशू है। खैर, ये चल तो गया अपने दौर के लिहाज से, 1980 से 88 तक का इसका दौर है। 88 से 92 बुश सीनियर इसी का वाइस प्रेसिडेंट था, वो अगले इलेक्शन में जीत के आ गया। लेकिन ये इसकी पॉलिसीज मेयरली स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर जान छुड़ा ले और इंडस्ट्री जो है वो आगे लोगों को रोजगार दे, तो कल को अगर इंडस्ट्री मूव कर जाती है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, लोगों का क्या होगा? लोगों के ऊपर तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सो यही हुआ। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की जो एक्सपेक्टेशंस थी, आपने कोई अपनी पॉलिसीज में कोई वाइब्रेंट तो नहीं रखा उनको, आपने तो बड़ा लूज फ्रेमवर्क रखा कि हमने ज्यादा एक रेगुलेटरी बॉडी रहना, उससे ज्यादा नहीं रहना। सो जिस तरह जो है वो चेंज हो रहे हैं, लोगों की नीड्स चेंज हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, और आपका कई बिजनेसमैन जो है वो आसियान कंट्रीज की तरफ मूव कर गया, एशिया में मूव कर गया, क्योंकि आपने उसको ज्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं रखा हुआ, लूज रखा हुआ, वो जनाब इन्वेस्टमेंट्स अपनी बाहर ले गया जहां से उसको फायदा है। तो जब क्लिंटन का दौर आया तो टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट हो गया काम। नहीं यार, रियासत को एजुकेशन में, हेल्थ में, हर जगह पर, पेंशन्स में, स्टाइपेंड्स में, हर जगह पर रियासत को पैसा लगाना है, और रियासत को फिर टैक्स भी ज्यादा लेना है। टैक्स रियासत ज्यादा लेगी। अब ये पूरी की पूरी एक जो है वो एक लिबरल अप्रोच है जी। सही है जी, कि रियासत टैक्स ज्यादा लेगी, आगे लोगों पर फिर खर्च करेगी। तो उसका हेल्थ केयर बिल बड़ा मशहूर है क्लिंटन का। सही है जी। सो टोटली उससे जो है वो 180 डिग्री ऑपोजिट, कि रियासत जो है वो सिर्फ रेगुलेट नहीं करेगी, वो मॉनिटर भी करेगी। तो ये उससे टोटली डिफरेंट हो गया। सो बेसिकली ये दो प्रेसिडेंट जो हैं, ये अपनी जात में आपको पूरा दो मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी नजर आते हैं, मुकम्मल की मुकम्मल। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तारीख में ना रेगन से पहले ना रेगन के बाद कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया जो कि इतना ज्यादा
यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो डाउन करने में उसने कहा कि हम कर देते हैं, लोगों को बस हमने माहौल प्रोवाइड कर देना। कोई प्रेसिडेंट नहीं आया, इसने बहुत बोल्ड स्टेप लिए है अपने दौर के लिहाज से। आज ये मैंने इमेजिन ही नहीं आप कर सकते कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने बोल्ड स्टेप ले जाए कि जो रियासत जो है वो खर्चे कर रही है, हमने नहीं करने भाई, हमने सिर्फ माहौल प्रोवाइड करना। तो ये बड़ा मजेदार जो है वो फ्रेमवर्क इस सवाल का। एलन ब्रिंकले में आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, या गैरी नैश में। आपने इन्फर करना है ये टॉपिक, रेगन की बातें अलग लिखी हैं, क्लिंटन की बातें अलग लिखी हैं, आपने इन्फर करना है अच्छा इसकी बातें कंजर्वेटिव, न्यू कंजर्वेटिव और इसकी लिबरल। सही है। फिर इसके बाद जनाब राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन्स। कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन्स जनाब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की। ये बेसिकली सवाल देने का मकसद ये था कि वो किसी भी डॉक्ट्रिन पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है। अनलाइकली है कि इस तरह का सवाल वो पूरा 20 नंबर का पूछे, लेकिन मैंने इसलिए पूछ लिया ताकि जितने डॉक्ट्रिन हैं वो पता हो, तो उनके शॉर्ट नोट में अगर कोई आ जाए, ट्रूमन डॉक्ट्रिन, आइजनहावर डॉक्ट्रिन, कैनेडी डॉक्ट्रिन, जॉनसन डॉक्ट्रिन, निक्सन डॉक्ट्रिन, कार्टर डॉक्ट्रिन एंड रेगन डॉक्ट्रिन। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास 7 जो हैं वो बड़ी डॉक्ट्रिन जो हैं वो बन जाती हैं। सो इनको आपने एक ब्रीफ सबको मेंशन कर देना, बता देना। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट नोट पूछ सकता है इन पे, हर एक का आपको पता होना चाहिए। ट्रूमन कैसे, मैं एक ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आपको अंदाजा हो कि इन्हीं लाइंस पे पढ़ना। ट्रूमन डॉक्ट्रिन ज्यादा यूरोप से रिलेटेड है जी, आइजनहोवर में ज्यादा मिडिल ईस्ट से रिलेटेड बात है जी, और प्लस एशिया से रिलेटेड ओवरऑल। कैनेडी की डॉक्ट्रिन में लैटिन अमेरिका के कंट्रीज के साथ और सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज के साथ। जॉनसन जॉनसन कहता है यूज ऑफ फोर्स करेंगे हम, इसीलिए वियतनाम में भी ले गया फौज को। निक्सन कहता है हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर देंगे, खर्चे ज्यादा हम नहीं करेंगे, अगर खर्चे किसी ने करवाने हैं, किसी भी मुल्क ने हमारा अलाय पार्टनर पैसे दे। कार्टर ये कहता है जनाब डायलॉग के जरिए हम मिडिल ईस्ट को से यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस खत्म करें। रेगन फिर कहता है मिलिटराइजेशन करें, प्रॉक्सी वॉर्स करें। ये मेन सेलिएंट एस्पेक्ट्स हैं, बाकी आप थोड़ा सा इसको गूगल कर लें तो डिटेल आप एक शॉर्ट नोट के हिसाब से, लेकिन फ्रेमवर्क यही है, लगभग सारी दुनिया कवर हो जाती है। सही है। इसके बाद वो कहता है जी प्रेसिडेंट बुश और बुश जूनियर और ओबामा की जो वॉर ऑन टेरर की स्ट्रेटजीज हैं उनको बताएं। थोड़ा सा आप बुश जूनियर का किस्सा मुख्तसर बता दें, थोड़ा सा ओबामा का किस्सा मुख्तसर बता दें, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना जी। तो बुश के दौर में जो हमें 3 बड़े फीचर नजर आते हैं, वो एक तो अलायंसेस बना के चलना था वॉर ऑन टेरर में। दूसरा जनाब इन्वेजन, इराक में भी अफगानिस्तान में भी ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन का वर्ड यूज होता है। तीसरा डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपको जनाब सपोर्ट मिलती हो आपकी पॉलिसीज की। लेकिन जब हम ओबामा में आते हैं तो ओबामा ने भी अलायंसेस को तो जारी रखा, यानी अलायंसेस मतलब कि नेटो तो है ही आपके साथ, बट नॉन नेटो अलाय भी, पाकिस्तान को इसी फेज में 2004 में मेजर नॉन नेटो अलाय, यहाँ 2012 में अफगानिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय। फिर ओबामा ने कोई ऑर्गेनाइज इन्वेजन नहीं की, इसने कोवर्ट ऑपरेशन, ड्रोन स्ट्राइक्स, उन पे ज्यादा तवज्जो दी। ये मैंने एबटाबाद का एपिसोड भी, वो इसी तरह एक कोवर्ट ऑपरेशन है।
ओबामा को डोमेस्टिक सपोर्ट का इशू रहा है जी। बुश को सपोर्ट मिली है, ओबामा को डोमेस्टिक सपोर्ट का जनाब इशू रहा है, सीरियस इशू रहा है, जिसकी वजह से इसकी मिडिल ईस्ट की खास तौर पे जो पॉलिसी थी वॉर ऑन टेरर की, सीरिया से रिलेटेड, वो डिस्टर्ब भी हुई है। तो ये दोनों का अपने हवाल इस सवाल में बना के बताना है। फिर उसके बाद जनाब गवर्नमेंट शटडाउन्स क्यों होती हैं जी? अभी तक ये सवाल नहीं आया पेपर में। जिस तरह के वो पेपर बना रहा है उसका कोई पता नहीं कि वो इस तरह का कोई हट के सवाल पूछ ले कि शटडाउन होते किस तरह जी। पूरी दुनिया में ना जी, कहीं पे भी, पूरी दुनिया में कहीं भी शटडाउन नहीं होते, रेयर है ही नहीं, तकरीबन ही नहीं। फिर जहां जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां तो इसका तस्वुर ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद एक असेंबली का मेंबर होता है, यानी लेजिस्लेटिव हाउस एंड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव आपका लेजिस्लेटिव हाउस से ही निकलता है, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे बजट की जब डिबेट्स होती हैं तो उसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर या उसकी टीम कोशिश करती है कि लेजिस्लेचर से उसको पास करवा ले, मैनूवरिंग होती है। लेकिन अमेरिकन सिस्टम ऐसा है जिसमें लेजिस्लेचर अलग है, एग्जेक्टिव अलग है। एग्जेक्टिव का इलेक्शन लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, लेजिस्लेचर का फ्यूचर एग्जेक्टिव पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग है। तो फिर हर साल जनवरी में, हर साल, एवरी ईयर, लेजिस्लेचर ने आपका बजट पास करना है। प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट का बजट लेजिस्लेचर से पास होना है, सेनेट से। सेनेट की मर्जी के बगैर आप कोई चीज नहीं यूनाइटेड स्टेट्स में जनाब अचीव कर सकते। $1 भी आपने खर्च करना है ना, तो वो आपने सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है आपको। तो हर साल जब बजट बन रहा होता है तो उसमें लेट्स से हेल्थ का शोबा है, इसमें कितनी अमाउंट रखनी है, एलोकेट करनी है, इस पर इतना ज्यादा इशू नहीं होता। इशू ये होता है कि जहां पर अप्रोप्रिएशंस करनी होती हैं, यानी ये एक हेड है लेट्स से एजुकेशन का, इसमें जनाब कोई 100 बिलियन यूएस डॉलर पड़ा है सपोज, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए अगले बजट में, तो क्यों ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 बिलियन यूएस डॉलर है, तो क्यों ना यहाँ पर एक्सेसिव जो पैसा पड़ा है इसको यहाँ पर रीअप्रोप्रिएट कर लीजिए, यानी यहाँ से 20 बिलियन डॉलर इधर को भेज दें और यहाँ 80 अगले बजट में रख दें, क्योंकि पिछले बजट में यहाँ पे बच गए थे पैसे। तो इसके लिए आपको सेनेट की अप्रूवल चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट और सेनेट ये सेम पार्टी से नहीं है तब तो बहुत ज्यादा इशू बन सकता है जी, कि सेनेट अलाउ ना करे। तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जो आप कह लें एक टूल है प्रेशराइज करने का सेनेट को, वो ये है कि वो शट डाउन की कॉल दे देता है जी। जितने भी फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहता है जनाब काम करना बंद कर दो। हाँ, को बिल्कुल बेसिक जिनकी जरूरत है थोड़े बहुत मुलाजमों के साथ वो चलते रहेंगे, बाकी महकमे बंद कर दो जी, जब तक हमारा ये मसला हल नहीं हो जाता। सही है जी। तो ये बेसिकली ये रीअप्रोप्रिएशन, जिसको ये फंडिंग गैप कहते हैं कि एक हेड में, एक इदारे में पैसे कम है, दूसरे से इस तरफ को शिफ्ट करने, या जो अमाउंट एलोकेट करनी है लेकिन उस पर कम ही होता है, ज्यादातर ये रीअप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन के इश्यूज होते हैं। तो जनाब ये कोई 20+ हमें लास्ट 50 ईयर्स में 20+ शटडाउन नजर आते हैं। मोस्ट रिसेंट तो ट्रंप ने किया था जी। ट्रंप का जो शटडाउन है ये हाईएस्ट डेज है जी। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान फेडरल एम्प्लॉयज का होता है, क्योंकि जितनी देर शटडाउन रहना है तनख्वाह को नहीं मिलनी जी, तो लोग फंस जाते हैं कि यार हम क्या करें, तनख्वाहें नहीं मिल रही।
लोग डे टू डे लाइफ जो है वो इफेक्ट हो जाती है। बाद में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। मसलन ये यकम तारीख है, 30 तारीख तक शटडाउन गया है, फिर यकम है, इस महीने की आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मिलेगी नहीं। ये जरूर जब आगे मामला बेहतर हो जाएंगे ये मिल जाएगी, लेकिन वो बेसिक सैलरी आपकी जो है मिलेगी। बाकी जो टीएडी अलाउंसेस ये वो, क्योंकि आप तो घर बैठे हो तो मिल जाती है, लेकिन लोगों का बजट डिस्टर्ब हो जाता है। इससे फिर आपका कंज्यूमर मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नीचे रियासतें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि हर स्टेट के अंदर फेडरल डिपार्टमेंट्स भी तो काम कर रहे होते हैं। तो उस स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के अगर कोई फेडरल डिपार्टमेंट से रिलेटेड मसाइल है, वो भी धरे के धरे बैठे रहते हैं। सही है जी। सो ये बेसिकली एक प्रेशर जो है वो आप क्या लें कि वो होता है। फिर खास तौर पर ये यानी कि पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक जो आप कह लें कि वो एस्पेक्ट होता है जी। ठीक है जी। ये हाईएस्ट जो है वो यूएस गवर्नमेंट के लेवल पे 35 डेज का ये ट्रम्प के दौर का शटडाउन है जी। मैक्सिको के बॉर्डर पर ने कहा जी पैसा चाहिए, फलाने हेड से पैसा ना इस हेड में मैक्सिको के बॉर्डर लगाने में पैसा जो है वो हमें कांग्रेस अप्रूव कर दे। कांग्रेस ने कहा नहीं करने। अब बॉर्डर तो लगाना था, पैसे कहाँ से आने? पैसे तो इस तरह ही आने कि दूसरी अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रीअप्रोप्रिएट कर दें। तो वो सेनेट ने नहीं रोकी रखा जी, तो उसने शटडाउन का ऐलान कर दिया। तो शटडाउन फिर एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है, यही चीज नीचे स्टेट्स भी करती है। ठीक है जी। और जब ये एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो फिर प्रेशर एग्जर्ट होता है यूएस प्रेसिडेंट पे भी, लेकिन ज्यादा कांग्रेस पे, उस पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो रिजल्टेंटली ये फिर 90% केसेस में यूएस प्रेसिडेंट की बात जो है वो मान ली जाती है कि जी ठीक है फिर जिम्मेदारी आपकी है। कहा जाता है जनाब कि 0 से लेके 0.2% तक जीडीपी भी इनकी जो है नीचे जाती है। ठीक है, इशू बनते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स हैं जी इनके जो है वो शटडाउन के जो है वो से रिलेटेड। ये अच्छी चीज भी है, ये बुरी चीज भी है। अच्छी चीज इस तरह है कि यूएस प्रेसिडेंट अगर अपनी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल ख्वाहिशात पे वो कहे जी इधर का पैसा उधर कर दो, तो कांग्रेस फिर उससे रीजन मांगती है कि नहीं आपकी पर्सनल ख्वाहिशात पे तो नहीं चलना ना यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पैसा नहीं होता जी, उसको $1 के लिए भी कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए। सो ये 20+ जो है वो शटडाउन पिछले 50 साल में हमें नजर आते हैं, लेकिन ये कोई इतने बड़े शटडाउन नहीं होते हैं। सबसे बड़ा शटडाउन 35 दिन का ट्रम्प का, 10 दिन का हो गया, 15 दिन का हो गया, क्योंकि पैनिक बहुत क्रिएट हो जाती है उन दिनों में और कांग्रेस फिर कंपेल हो जाती है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये तकरीबन एक आखिरी हरबा होता है कि भाई जिम्मेदार जो मैं हूं, तो मैं जो कह रहा हूँ कि पैसा इधर से इधर कर दो, मैं जो जिम्मेदार हूँ। यानी एक हेड में इस अकाउंट में पैसा है, मैं कह रहा हूँ इस अकाउंट में कर दो, तो मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि खर्च कर दो। कल को इस अकाउंट से भी पैसा खर्च करना तो अप्रूवल तो आपकी चाहिए ना। तो पैसा तो उसको इधर उधर करो, फंडिंग गैप तो हमारा खत्म करो। किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को अगर आपने सक्सेसफुल देखना है जी, सक्सेसफुल प्रेसिडेंट है, तो ये देखें कि क्या उसने कोई शटडाउन तो नहीं किया। अगर उसने एक भी शटडाउन किया हुआ, चाहे एक दिन का है चाहे चंद घंटों का है, तो इसका मतलब है कि वो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करता।
हेलो हेलो यार, ये खुद ब खुद ही वो हो गया। ये कहाँ तक हम पहुंचे थे कहाँ तक बात हो रही थी? कौन से सवाल तक बात हो रही थी? हाँ जी, ये क्लिक हो गया यार, अब पता नहीं कैसे वो क्लिक हो गया खुद ही। तो कहाँ तक आवाज आ रही थी आप लोगों को? यहाँ तक? ठीक हो गया। हाँ भाई, इसके बाद जो है वो मैं यही कह रहा था कि अगर आपने किसी प्रेसिडेंट को पावरफुल देखना है तो आप देखें कि जी ट्रम्प के दौर में 2 शटडाउन हुए हैं, ओबामा के दौर में एक, बुश जूनियर जो है उसके दौर में कोई नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है वो क्लिंटन के दौर में 2, बुश सीनियर के दौर में 1, रेगन के दौर में 3, जो खास तौर पे आपके लास्ट आखिरी जो 4-5 प्रेसिडेंट्स हैं। तो ये बड़ा मजेदार हटके टॉपिक है। इट मे बी पॉसिबल कि वो पूछ ले। और उसके बाद जनाब फिर आखिरी आखिरी हो गया, हमने कर लिए सिविल राइट्स, प्रेसिडेंट क्लिंटन, रेगन, 47 प्रो कोल्ड वॉर, कंट्रास्ट आ गया। हाँ ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट्स यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहता था कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो, नहीं चाहता था। ये एक होमवर्क है जी, आपको सोर्स में मेंशन करने जा रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यों नहीं चाहता था। तो एक दफा काइंडली उसको रीड जरूर कीजिएगा। यानी कि बुश सीनियर ये एक्सप्रेस कर चुका था कई दफा कि हम एक यूएसएसआर की प्रेजेंस चाहते हैं, चाहे वो एक वीक यूएसएसआर हो, क्योंकि अगर यूएसएसआर भी नहीं होगा तो फिर न्यू प्लेयर्स इमर्ज हो सकते हैं। सो अमेरिकन की जो है वो हेजमनी रहे और एक वीक यूएसएसआर भी रहे एज अ स्ट्रेटेजिक बैलेंसर। तो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन अमेरिकन के लिए भी एक शॉक थी। ये आर्गुमेंट साबित करता है कि कोल्ड वॉर बेसिकली 2 इडियोलॉजीज की वॉर है, 2 सिस्टम्स की वॉर है। ये 2 स्टेट्स की वॉर नहीं है, ये जो आर्गुमेंट है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप यूएसएसआर को रखना चाहती थी, इसीलिए आईएमएफ भी यूएसएसआर के साथ डील्स कर रही थी, इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज भी 1985 ऑनवर्ड्स यूएसएसआर में आ गई थी। और खुद यूएसएसआर भी डेमोक्रेसी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी, इन चीजों में आना शुरू हो गया था। क्योंकि एक डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर की कई छोटी छोटी स्टेट्स बनाएगी, उन छोटी छोटी स्टेट्स के फिर मसाइल, उनके आपस के डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स। तो यूएस वो एज अ ग्लोबल हेजिमॉन उसका उसकी जो जो आप कह लो उसका बर्डन है वो बढ़ जाएगी। तो बड़ा मजेदार थीसिस है कि ये कहीं से भी स्टेट्स की लड़ाई नहीं थी कि हमने दूसरी स्टेट को तोड़ना है, खत्म करना है। ये तो बस आइडियोलॉजीज की वॉर थी। एक आइडियोलॉजी खत्म हो गई, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी खत्म हो गई कम्युनिज्म की, लेकिन यूएसएसआर रहे, चाहे वीक रहे। तो ये फिलिप मार्गलिस की किताब, और उसके अंदर 2 पेज का ये आर्गुमेंट है। ये अभी इस क्लास के बाद मैं साथ किताब भी मॉक में शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, तो उसको जरूर देखें। बहुत मजेदार आर्गुमेंट है। यानी जो एक ट्रेडिशनल, ये एक रिविजनिस्ट आर्गुमेंट है, रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव का आर्गुमेंट है, बड़ा मजेदार आर्गुमेंट है। तो इसको जरूर देखें। जिस तरह आपने स्पेलिंग लिखी है ना मार्गलिस के, वो बेचारे की भी जो है रूह जो है वो तड़प जाएगी। बिग डिच पॉलिसी पनामा से रिलेटेड है ना जी। एक सॉर्ट ऑफ खंदक ही बनाई ना, जो पनामा कैनाल बनाई, तो खोदी है ना, खोद के बनाई है, तो उसके लिए उसको बिग डिच पॉलिसी, उसके लिए उसका ऑल्टरनेटिव नाम भी उसको दे दिया जाता है।
ये थी चीजें। अच्छा जी, कल याद रखिएगा करंट अफेयर के जो 2 पेपर्स हैं, कल 7:30 बजे, कल क्योंकि कल आपका ऑफ है, परसों से आपके आईआर के पेपर शुरू हो जाएंगे, तो कल 7:30 बजे करंट अफेयर के दोनों पेपर होपफुली हम उसको कल जो है वो दोनों कर लेंगे। कल उनकी रिकॉर्डिंग भी फिर अवेलेबल हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मैं रोक रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फिर यूरोपियन की शुरू कर देंगे जी।